सोचिए एक पल के लिए कि आप सुबह उठते हैं, खिड़की खोलते हैं और आपको आसमान दिखता ही नहीं है। बिल्डिंग जो आपसे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है वो भी आपको क्लियर दिख नहीं रही है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियलिटी है और ये रियलिटी है बीजिंग की। चाइना के बीजिंग को एक टाइटल मिला था जो कि किसी भी शहर के लिए बहुत शर्म की बात है, और वो था स्मोक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बट अगर आज की तारीख में देखें तो ये टाइटल किसी और शहर का है। कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली। दिल्ली की तस्वीरें जो हम हर विंटर में देखते हैं, वो AQI नंबर जो हमारी फोन स्क्रीन पर चमकता रहता है, कभी 300, 400, 500। और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ही उन आंकड़ों को हमसे छुपाती है। और ये सब चीजें एक खबर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि हम बीजिंग वाले रास्ते पर जा रहे हैं। बट इस पूरे सिनेरियो में हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि वो बीजिंग था, वो चाइना था, यहाँ हम दिल्ली है, इंडिया है। चाइना के लिए ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना पॉसिबल था, नॉट इम्पॉसिबल। बट हमारी कंट्री को देखते हुए हमको लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन से हमको बाहर निकलना जहां तक इम्पॉसिबल ही लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बीजिंग के उन सेक्रीफाइसेस को, स्ट्रगल्स को जो उन्होंने उस टाइम पर किए अपनी सिटी को पॉल्यूशन से बाहर निकालने के लिए। आप इमेजिन करिए 90s का चाइना कैसा था। सड़कों पर हजारों साइकिल राइडर्स और घंटी की आवाज आ रही, सब जने अपनी फैक्ट्री, स्कूल, अपने काम पर जा रहे। और ये जो रिंग रिंग की आवाज थी, ये आवाज थी उस टाइम पर बीजिंग की पहचान। और आप मानोगे नहीं, चाइना को उस टाइम पर किंगडम ऑफ बाईसाइकिल बोला जाता था। बीजिंग की सड़क पर हर नुक्कड़ पर आपको साइकिल जरूर दिखेगी, क्योंकि उस जमाने में कार खरीदना एक आम इंसान की बात नहीं होती थी, इसलिए सभी लोग साइकिल से ट्रेवल करते थे। और मिडिल क्लास लोगों की तो साइकिल एक यूनिक आइडेंटिटी बन चुकी थी, उनकी डिग्निटी, उनकी पर्सनैलिटी थी। अब आते हैं हम 90s के एंड में, जब चाइना एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है एंड चाइना सोचता है कि उन्हें ग्लोबल सुपर पावर बनना है। और जब एक कंट्री इतने बड़े प्लानिंग करती है तो कई सारे चेंजेस होते हैं। डेंग इकोनॉमी रिफॉर्म्स के बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया, जगह जगह से इन्वेस्टमेंट आया, फैक्ट्रीज लगी और चाइना ने काम करना शुरू कर दिया रोड पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बिल्डिंग्स पर। और इन सभी चीजों के चलते चलते एक इम्पोर्टेंट चीज हुई, लोगों के पास पैसा आ रहा था और बीजिंग अमीर हो रहा था। अर्ली 2000 तक आते आते जो लोग पहले साइकिल से जाते थे ऑफिस, वो अब कार का यूज में लेने लगे। और बीजिंग की सड़कों का चेहरा बदलने लगा, जहां पर पहले साइकिल यूज में आती थी, अब वहां पर कार यूज में आने लगी। और गवर्नमेंट भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि बेसिकली ये सब एक डेवलपमेंट का हिस्सा ही था। अब आते हैं हम नंबर्स पर, क्योंकि जब हम नंबर्स बोलते तभी हमको रियलिटी पता लगती। 2019 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। उस रिपोर्ट में उन्होंने पिछले 20 सालों में, मतलब 1999 से 2019 तक की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टडी किया। और इसमें सबसे शॉकिंग चीज निकल के आती है कि बीजिंग की GDP 178% इंक्रीज हो गई और उसकी पॉपुलेशन 74% बढ़ गई। और जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल हुआ। वहाँ के व्हीकल्स की पॉपुलेशन, मतलब कार की पॉपुलेशन 335% इंक्रीज हुई। अब आप एक मिनट रुक कर सोचिए, व्हीकल्स की संख्या 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। बीजिंग की पहले जो साइकिल वाली इमेज थी, क्लियर ब्लू स्काई एनवायरनमेंट वहां दिखाई देता था, ये सब चीजें खो रही थी। धुआं, स्मोक, पॉल्यूशन, इन सभी चीजों में। लेकिन ये व्हीकल्स तो सिर्फ एक वजह थी, असली विलेंस तो अभी बाकी है। चाइना की इकोनॉमी जो इतनी तेजी से बढ़ रही थी, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था कोल। और बीजिंग इस कोयले कंजप्शन का सबसे मेजर हब बन चुका था। आप खुद ही सोचिए, विंटर का मौसम है और बीजिंग में टेम्परेचर माइनस में चल रहा है और ठंड इतनी ज्यादा होती है कि हीटिंग असेंशियल हो जाती है। और उस जमाने में हीटिंग का सबसे कॉमन सोर्स क्या था? वो था कोल, मतलब कोयला। हर घर में, हर फैक्ट्री में कोल का कंजप्शन बढ़ने लगा। और जब भी कोयला जलता है तो सिर्फ गर्मी नहीं निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और हजारों केमिकल्स निकलते हैं। और इसमें से निकलता है PM 2.5 पार्टिकल। चलो पहले हम ये समझते हैं कि PM 2.5 होता क्या है। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, मतलब हवा के अंदर तैरने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स। और 2.5 का मतलब होता है 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी छोटे। और कितने छोटे? इतने छोटे कि इन्हें देखा भी नहीं जा सकता। एक ह्यूमन हेयर की विड्थ लगभग 70 माइक्रोमीटर होती है, मतलब एक बाल की जो चौड़ाई होती है वो 70 माइक्रोमीटर होती है। मतलब एक बाल की चौड़ाई में 30 से भी ज्यादा
PM 2.5 पार्टिकल आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आपके नाक के नेचुरल फिल्टर को भी बाईपास कर सकते हैं और इसी वजह से ये डायरेक्ट आपके लंग्स में जाते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये आपकी पूरी बॉडी में सफर करते हैं। आपका हार्ट, ब्रेन, लिवर, कोई भी ऑर्गन आपकी बॉडी में सेफ नहीं होता। फिर टाइम के साथ आता है 2013, एक ऐसा साल जो बीजिंग के लिए एक डार्केस्ट चैप्टर बन गया। जनवरी 2013 बीजिंग के रेसिडेंट्स नॉर्मल डे की तरह उठे, लेकिन जब उन्होंने अपनी खिड़कियां खोली तो सामने का नजारा देखकर वो शॉक हो गए, क्योंकि लिटरली उनको आसमान तक नहीं दिख रहा था। उनके 100 मीटर दूर खड़ी बिल्डिंग भी उनको नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस दिन PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन 101 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया था। अब आपको ये नंबर सुनने में ज्यादा ना लगे, इसलिए इसका कंपैरिजन करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस ये बोलती है कि PM 2.5 इसका लेवल 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बीजिंग की सड़कें अब एक डायस्टोपियन मूवी की तरह लग रही थी। बच्चे मास्क में स्कूल जा रहे थे, पेरेंट्स ज्यादातर बच्चों को बाहर ही नहीं निकलने देते। जॉगर्स और एथलीट जो पहले पार्क में रनिंग करते थे वो अब जिम के अंदर ट्रेनिंग करने लगे। और सबसे बुरी बात ये थी कि ये कंडीशन हर साल और खराब होती जा रही थी। अब जब हवा इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, नेचुरली लोगों पर इसका असर पड़ने लगा। बीजिंग के हॉस्पिटल में पेशेंट्स की लाइन लगने लगी। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, ये सब बीमारियां लेकर अस्पताल में लाइन लग गई। 2017 में USA की एक नेशनल एकेडमी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि बीजिंग में रह रहे लोगों की लाइफ को अब खतरा है। जितने टाइम आप वहां रहोगे उतनी ही कम आपकी लाइफ हो जाएगी। और सीधी सी बात, ये पॉल्यूशन केवल हेल्थ पर इफेक्ट नहीं कर रहा था, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी था, क्योंकि लोग रोज बीमार हो रहे थे, काम पर नहीं जा रहे थे, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। 2013 की ये कंडीशन ने बीजिंग को एक चीज जरूर दी, वो थी अवेयरनेस, और इस कंडीशन ने गवर्नमेंट को जगा दिया था। और उस टाइम पर बीजिंग गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि अब एक्शन लेना ही होगा। चाइनीज प्रीमियर ली ने पब्लिकली डिक्लेयर किया, अब हम पॉल्यूशन के खिलाफ एक जंग शुरू कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक जंग थी, ये एक कमिटमेंट थी अपने लोगों के लिए, उन लोगों के फ्यूचर के लिए। और फिर शुरू होती है बीजिंग की स्ट्रगल्स की कहानी। और सबसे पहला लेसन जो बीजिंग ने सीखा, अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो पहले उसको एक्सेप्ट करो और उसको मेजर करो। आप सोच सकते हैं कि पॉल्यूशन तो दिख रहा है, स्मेल भी आ रही है, लोगों की हेल्थ पर भी असर हो रहा है, बट इसमें क्या मेजर करना? मेजर ये है कि किस एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, दिन के किस टाइम पर पॉल्यूशन पीक पर होता है, और पॉल्यूशन का सोर्सेस क्या है, इसमें वेदर पैटर्न्स का क्या रोल है, और नेबरिंग एरिया से बीजिंग में पॉल्यूशन कितना आ रहा है। और 2016 में बीजिंग ने दुनिया का सबसे एडवांस इंटीग्रेटेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम डिप्लॉय किया। और इस सिस्टम में शामिल था सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग, लेजर रडार सिस्टम, डेंस ग्राउंड सेंसर नेटवर्किंग। मतलब इन्होंने हर इंपॉर्टेंट लोकेशन को सेंस करना शुरू कर दिया। अभी डेटा आता है कि 40% पॉल्यूशन व्हीकल से आ रहा है, 17% पॉल्यूशन आ रहा है कोल बर्निंग से, और 16% इंडस्ट्रियल एमिशन से, और बचा हुआ रेस्ट नेबरिंग रीजन से। और बीजिंग ने तभी समझ लिया कि व्हीकल्स पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है, और सबसे पहले फोकस किया गया मेट्रो सिस्टम पर। और इसका लॉजिक सिंपल था कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना कन्वीनियंट बना दोगे कि लोग सब जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जा सके, तो लोग कारों का यूज लेना बहुत कम कर दें। और बीजिंग में मेट्रो डिप्लॉय करने के जस्ट बाद उसका एक रिजल्ट आता है कि बीजिंग मेट्रो दुनिया की सबसे बिजी मेट्रो है। उसकी डेली राइडरशिप 10 मिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन मेट्रो के साथ साथ अर्बन प्लानिंग में भी रेडिकल चेंजेस किए गए। गवर्नमेंट ने पार्किंग स्पेस ही कम कर दिया, फ्लाईओवर्स और न्यू रोड्स का कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो हो गया, और सबसे इंटरेस्टिंग मिक्स्ड यूज हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाए गए। और इसका मतलब ये था कि नेबरहुड जैसा, आपका घर है, आपका ऑफिस पास में है, बाजार, स्कूल, ऑफिस सब वॉकिंग डिस्टेंस पर है, और मेट्रो स्टेशन 5 मिनट की वॉक पर है। तो अब आपको रोज 10 से 20 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली एक चाइनीज अर्बन डिजाइन फिलोसॉफी थी जो कि पहले मॉडर्न सिटी में खो गई थी। बीजिंग ने इसको वापस लाया और इम्प्लीमेंट किया। कई सारी गवर्नमेंट की साइड से अनाउंसमेंट हुई, बट बीजिंग और दिल्ली में फर्क क्या है? बेसिकली फर्क है इंटेंट का। बीजिंग ने उनके पॉल्यूशन को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया, और हमारे यहाँ पॉल्यूशन के नंबर को पानी डालकर छुपाया जाता है। दिल्ली में हम हर साल सेम थिंग रिपीट करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है, थोड़ी मीडिया कवरेज होती है, ऑड इवन स्ट्रेटेजी लागू होती है, और फिर विंटर खत्म हो जाता है और सब लोग सब चीजें भूल जाते हैं। बीजिंग और दिल्ली में सबसे बड़ा फर्क है एक तो चीज को एक्सेप्ट करने का, और दूसरा है एक्शन। अरे दिल्ली में AQI जब 400-500 भी चला जाता है तब भी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। हमारे यहाँ के पेरेंट्स को भी नहीं पता कि उस टाइम पर उनको बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं। सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है,
सवाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट और हम लोग सॉल्यूशन के लिए कितने कमिटेड है। बीजिंग ने तो प्रूव कर दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी काफी चीजें चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल विल, हमारे नेता लोगों में टफ डिसीजन लेने की हिम्मत और शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचें, अकाउंटेबिलिटी, रिजल्ट को ट्रैक करते रहना और कंसिस्टेंसी, 1 साल नहीं 10 साल 20 साल तक ये कंटिन्यू वर्क को आगे बढ़ाए रखो। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब तक हम सिटीजन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे इन चीजों में, तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है और कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। हम 10 साल से इस बात से जूझ रहे हैं। हर बार हमें कुछ ना कुछ बोल के टरका दिया जाता है, लेकिन किसी को नहीं पड़ी है सिटीजन्स की हेल्थ की, सिटीजन्स के राइट की। It is a violation of Article 21, our right to life. We don't have clean air to breathe. मुझे नहीं पता हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी पुलिस खड़ी है, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को धक्के मार के निकाला गया है, लोगों को घसीटा गया है, बसों में भरा गया है। हमें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। आज की वीडियो में मैंने जो आपको कहानी बताई है, ये कहानी केवल बीजिंग की नहीं है, ये हर उस शहर की कहानी है जो कि पॉल्यूशन से लड़ रहा है, बेसिकली हमारे इंडिया में। लेकिन बीजिंग ने यह दिखाया कि ये एक बाइनरी चॉइस नहीं है। डेवलपमेंट और क्लीन एनवायरनमेंट दोनों साथ चल सकते हैं, बट हम सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। बीजिंग में जब AQI हाई था तो 2013 में लोग मास्क पहनकर निकलते थे। आज हमारे दिल्ली में अगर आप देखो तो शायद ही आपको कोई ऐसा दिखेगा जो पॉल्यूशन के कारण मास्क पहने हुए दिखे। आज के टाइम पर आप बीजिंग को देखोगे तो वहाँ पर आपको ब्लू स्काईज दिखेंगे, वहाँ पर आपको बाइसाइकिल दिखेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन एक डिकेड में है। अभी हमारे दिल्ली की बारी, आगे जाकर मुंबई की होगी, फिर जयपुर की। बट हम जितना ज्यादा वेट करते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमको इसका प्राइस चुकाना होगा। हमारी हेल्थ का प्राइस, टाइम का प्राइस और लाइफ का प्राइस। याद रखिए, हर बड़े चेंज एक छोटे डिसीजन से शुरू होता और हर ट्रांसफॉर्मेशन एक चॉइस से शुरू होता। तो आज से अपनी चॉइस क्या है कमेंट करके जरूर बताओ। यही कहना चाहूंगा कि हम ऐसे पॉलिसीज चाहते हैं, हम चाहते हैं सरकार से कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए। आज हमारा AQI देखिए आप, यहाँ 600 AQI पहुंच चुका है और जब हम यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं वहां पे प्रोटेस्ट करने का सबको हक होता है, लेकिन यहाँ हम जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोई नहीं सुनना चाह रहा है यहाँ पे और हमें यहाँ से निकाला